चलिए लास्ट क्या पढ़ा था हमने, तना स्टार्ट किया था। तने में ये बता दिया कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है। वो पॉइंट जरूर याद रखना है कि एक अंकुरित बीज के कौन से भाग से पैदा होता है, प्रांकुर। प्रांकुर क्या चीज होती है आपके पास, प्लमेल, ये याद रखना। दूसरा, कहाँ चलता है ये, इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसकी जो प्रॉपर्टी आती है, पहले नंबर पे क्या बताई है कि प्रकाश के साथ कैसा होता है, यानी प्रकाश के प्रति, यानी टूवर्ड सनलाइट, प्रकाश के लिए कैसा होता है, आकर्षित। आकर्षित है तो उसको नाम क्या दिया जाता है, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिक। तो फोटोट्रोपिक कैसा होगा, पॉजिटिव। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। ये क्वेश्चन बड़े खास हैं जो इस टाइप में पूछे जाते हैं, जड़ के लिए हो चाहे तने के लिए हो। नंबर 2, जल के प्रति कैसा बताया है, हाँ, यानी जो जड़ के लिए पढ़ा था, कहा था कि उल्टा पढ़ लेना। तो जल के प्रति का मतलब है ऋणात्मक, और कैसा होता है, जलानुवर्तन। ऋणात्मक जलानुवर्तन मीन्स नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक। और उसके बाद तीसरा पॉइंट ये था कि धरती आए, मृदा आए, उसके प्रति कैसा होता है। तो मृदा या आपके पास धरातल या धरती के प्रति कैसा होता है, तो भी कैसा होता है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब है ऋणात्मक, और मृदा या धरातल के लिए शब्द क्या लगाया जाता है, गुरुत्वानुवर्तन, यानी नेगेटिव जियोट्रोपिक। ठीक है, ये 3 बिंदु बड़े खास होते हैं, चाहे वो आप जड़ के लिए पढ़ें चाहे आप तने के लिए पढ़ें, ये नहीं भूलने कभी। बाकी आपको याद रहे ना रहे वो तो माइंड की ग्रैपिंग है, लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रटी रटाई रहनी चाहिए कि जड़ और तना इनके लिए कैसे होते हैं, ये नहीं भूलना। और बाकी एक एक बिंदु दोनों का खास ये होता है कि ये पैदा कहाँ से होते हैं, कि जब तना और जड़ शुरू होती है तो एक अंकुरित बीज के कौन से भाग से पैदा होगी, ये 2 बिंदु नहीं भूलने हमें कभी भी। क्यों, क्योंकि ये बात आपकी छठी कक्षा से शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो तना है, तना आगे चलकर कितने प्रकार का होता है। तो तना के प्रकार कौन कौन से हैं, आप लोगों ने जड़ के भी प्रकार पढ़े थे, वैसे तने के भी प्रकार हैं जो आगे चल के रूपांतरित भी होंगे। तो तने के प्रकार में पहले ज़्यादातर ऐसे तने आते हैं जिनको हम किस रूप में पढ़ते हैं, भूमिगत। भूमिगत तना, भूमिगत तना क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसका 1-2 एग्जाम्पल बताओ जो बड़ा खास हो, जो इन दिनों में फसल निकल भी चुकी है और बिक भी चुकी है। नहीं, अंडरग्राउंड स्टेम में बतानी है, नहीं। और जो चाय में भी इस्तेमाल होती है, एक तो अदरक, ठीक है। दूसरा कहा जाता है कि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बड़ी खास पाई जाती है, शाम को दूध में डाल के पी लें, क्या होती है, हल्दी। ठीक है, तो ये बड़ी 2 खास है जो किस में आती है, भूमिगत तना। एक जिसकी गैस सब्जी बड़ी बनती है, बहुत ज़्यादा यूज होता है और ज़मीन से निकाला जाता है और थोक में मिलता है, क्या होता है, आलू। ठीक है, ये होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम क्या होते हैं, मृदा के नीचे, मृदा के नीचे विकसित होते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि मृदा के नीचे विकसित होने वाले जो तने हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, उन्हें अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाता है। इसके भी प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 आपने कहा आलू, तो उसी तरीके से क्या है, पहली चीज पढ़ी जाती है परकंद। परकंद को क्या कहा जाता है, राइजोम। राइजोम किस प्रकार के तने होते हैं, जैसे अभी आपने कहा था कि चाय में डालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, अदरक,
और दूध अगर पीना है तो किसके साथ पिए हम? हल्दी। ये दोनों किस में आते हैं? राइजोम में आते हैं। ठीक है, तो आपके पास अदरक और हल्दी परकंद गिने जाते हैं। दूसरा जो आता है उसे कहते हैं हम स्तंभ कंद। स्तंभ कंद, इसे कहते हैं हम लोग स्टेम ट्यूबर। ये बड़ा खास है। स्टेम ट्यूबर किसको कहा जाता है? आलू को। बड़ा खास क्वेश्चन है कि आलू किस प्रकार का तना है? तो आलू आपके पास किस प्रकार का तना होता है? स्तंभ कंद कहा जाता है इसे। परकंद में आती है अदरक, हल्दी और अरबी, और स्तंभ कंद में क्या आता है हमारे पास? है आलू। एक क्वेश्चन आता है कि इस स्तंभ कंद से जड़ें पैदा होती है कौन सी? तो इसमें खास तौर पर अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ें बीच में क्या होती है? विकसित हो जाती है। ठीक है, किस में? स्तंभ कंद में। तीसरा जो आता है वो आता है सलक कंद। सलक कंद के बगैर लू से नहीं बचा जा सकता। हाँ, इसे कहते हैं हम लोग बल्ब स्टेम। कि जो बल्ब स्टेम होता है वो आपके पास दो खास हैं, दोनों के दोनों तड़के में प्रयोग होते हैं। ठीक है, हाँ, तड़के में कौन कौन सी चीज़ प्रयोग करते हो? हाँ, प्याज और कौन सी चीज़? लहसुन। ठीक है, तो प्याज और जो आपके पास लहसुन है ये आपके पास कौन से तने के रूप में पाए जाते हैं? तो ये होते हैं सलक कंद। इनको क्या कहा जाता है? बल्ब स्टेम। ये बड़ा खास है। प्याज वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, ये याद रखना है। रह जाएगी याद है? ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक आता है इसका प्रकार घनकंद। घनकंद को कहा जाता है कॉरम स्टेम। कॉरम स्टेम जो खास तौर पर सर्दियों में होने वाली चीज़ है, प्रयोग होती है, और उसमें नंबर 1 आता है कचालू और नंबर 2 चीज़ आती है आपके पास जिमीकंद। जिमीकंद बड़ा खास है। जिमीकंद पनीर की तरह प्रयोग होता है। इसकी सब्जी बड़ी खास बनती है। पहाड़ी इलाके में अच्छा होता है, अपने एरिया में बहुत कम होता है। होता सर्दियों में और गर्म भी बहुत होता है। यानी इसे वेजिटेरियन एग कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि वेजिटेरियन एग के नाम से जो मशहूर चीज़ होती है वो क्या होती है? तो जिमीकंद ही होता है। ठीक है, बहुत खास चीज़ है ये। उसके बाद नंबर 2 आते हैं हमारे अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तने बहुत खास हैं, यानी सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में खास तौर पे किसानों को हताश करने वाला एक खरपतवार है जो खत्म ही नहीं होता। बताओ कौन सा ऐसा खरपतवार है? और खास तौर पे हर डोड़ पे मिल जाता है, यानी हर, हाँ, मेड़ पे। ठीक है, तो दूब घास। तो ये बड़ा खास क्वेश्चन आता है कि जो दूब घास है वो किस प्रकार का तना होती है? आगे लिखवाऊंगा। तो वो आपका कैसा तना है? अर्धवायवीय तना होता है। आते किस किस में? पहले नंबर जो आता है तना वो होता है आपके पास उपभूसत्री। उपभूसत्री में जो तना आता है उसको कहा क्या जाता है? रनर। और इसी में आता है जो आप लोग अब पढ़ रहे हो दूब घास। कि जो दूब घास है ये किस प्रकार का तना है? तो इसको रनर बोलते हैं। रनर को हिंदी में क्या कहते हैं? उपभूसत्री, यानी भूमि के ऊपर लेटा रहता है। कि ऐसा घास, ऐसा खरपतवार जो आपके तने के रूप में होता है और भूमि पर लेटा रहता है खास तौर पर, तो वो कौन सी होती है? दूब घास। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको याद रखनी है तो वो आती है मार्सिलिया। यही 2 क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठते हैं, किसके? रनर के। दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है भूसत्री। भूसत्री में हमारे पास क्या आता है? भूसत्री को कहते हैं स्टोलन। स्टोलन में क्या क्या चीज आती है? अरुई। अरुई का बड़ा खास क्वेश्चन है। अरुई, पैसी,
फ्लोरा, पैसिफ्लोरा और जो अरुई आती है, ये दोनों किस में आती है? ये स्टोलन में आती है, भूसतरी। भूसतरी का अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इस पे पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ अरुई का, और आता ही नहीं। फिर तीसरे नंबर पे आती है भूसतारिका। भूसतारिका, भूसतारिका को कहते हैं हम लोग ऑफ सेट। ये बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, ये डीएसपी है भैया, यानी ब्लैक फीत के साथ ट्रिपल स्टार है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जीके में पूछा जाता है, विच बी द टेरर ऑफ बंगाल। बताओ, छठी क्लास में आता है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, तो पढ़ते आए हो। और उसी की एक प्रजाति हमारे जोड़ में खड़ी रहती है, ठीक है। और जोड़ में फिर क्या, लोग खाली छोड़ छोड़ के उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, फिर वो भी ढीठ है, खत्म ही नहीं होता। और जो की प्रजाति कहाँ से आई हुई है? अमेज़न के जंगलों से आई हुई है। फेमस क्वेश्चन है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी, ठीक है। कि जो आपके पास जलकुंभी है, इसे हम क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। खास क्वेश्चन है ये, इसे अच्छे से रट्टा मार लेना कि जो टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है। यानी आजकल तो ये भी क्वेश्चन आ गया है कि हर जलाशयों के लिए आतंक पादप कौन सा होता है? तो यही होता है जलकुंभी। यानी इससे जितने भी जीव होते हैं जलाशय में, उनके सब का मरने का खतरा रहता है। आप देखते नहीं है कि जो जोड़ में क्या है कि घास सी खड़ी हो जाती है, केड़े टाइप सी, तो वो यही तो प्रजातियां हैं, ठीक है। आई कहाँ से है? ये अमेज़न के जंगलों से आई है। शुरू में तो ये लगता था कि ये हरियाली अच्छी होती है, फूल फाल इसके ढंग के होते हैं और अच्छा होता है, लेकिन जब इसने क्या अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू किया तो ये क्या बन गया था? एक आतंक बन गया। किसके लिए? जलाशयों के लिए। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जलाशयों का आतंक भी किसे कहा जाता है? उत्तर याद रखना है, क्या? जलकुंभी, ठीक है। आगे आती किसमें है ये? भूसतारिका। उसके बाद आती है अंतः भूसतरी। अंतः भूसतरी, अंतः भूसतरी जो होती है, ये कौन से स्टेम होते हैं? ये होते हैं आपके पास सकस। इसमें कौन से आते हैं? इसमें दो इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखना अपने गुलदाउदी, गुलदाउदी, और दूसरा याद रखना अपने पेपरमिंट। क्वेश्चन यहां से जो इंपॉर्टेंट बनता है वो इसी का ही बनता है, पेपरमिंट। पेपरमिंट का क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में कि पेपरमिंट जो आपका तना है ये किस प्रकार का है। ऑप्शन दिया आएगा, वायवीय है, अर्धवायवीय है या भूमिगत है। तो कैसे पढ़ रहे हो आप लोग? अर्धवायवीय पढ़ रहे हो कि आधे जमीन में चलेंगे और आधे कहाँ होंगे? आपके पास ऊपर, ठीक है। तो जो आप पेपरमिंट देखते हो, ठीक है, तो यही है। उसके बाद आगे आते हैं वायवीय। वायवीय तने कौन से होते हैं? ये भी बड़े खास हैं। वायवीय तनों को कहा जाता है एरियल स्टेम। इसकी एक अच्छी विशेषता क्या है कि ये ऐसे तने होते हैं जिन पर परव भी पाए जाते हैं, परव संधियां भी पाई जाती है, यानी नोड, इंटरनोड, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर एंड फ्रूट्स। यानी इन तनों पर परव भी मिलते हैं, इन तनों पर परव संधियां भी मिलती है। क्वेश्चन आता है ये कि परव और परव संधियां कहाँ पाई जाती है? तो ये तनों पर पाई जाती है। खास तौर पे कौन से तनों पे मिलती है? वायवीय। इंग्लिश में कहते हैं नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड। ऐसे आते हैं क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन आता है कि नोड और इंटरनोड के रहित है, तो इनके रहित होती है वो जड़ होती है, और जिसपे पाए जाते हैं वो क्या होता है? तना। उसके बाद इन पे क्या होती है? पत्तियां भी होती है, शाखाएं भी पाई जाती है यानी ब्रांचेस। उसके अलावा फूल भी पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? आपके फल। और साथ में क्या मिलती है? कलियां। कलियां क्या होती है? बड्स। ऊपरी सिरा जो है जहाँ से फुटार होती है, जहाँ से क्या आगे चलता है पौधा, वो क्या कहलाती है? आपकी कली, ठीक है।
ये हमारे पास सारे के सारे गुण किस में पाए जाते हैं? वायवीय तने में मिलते हैं। अब बात आती है कि वायवीय तनों के रूपांतरण किस किस में हो जाते हैं, यानी ये भी बदल जाते हैं। जैसे क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे झाड़ जो कंटीले होते हैं, खेजड़ी का पौधा है उसमें भी यह कांटे बहुत होते हैं, किक्कर का पौधा है उसमें भी क्या होते हैं? कांटे बहुत होते हैं। तो वो आपके पास है तो वायवीय तने, वो रूपांतरण है। तो पहले कौन से आते हैं आपके पास? प्रतान, कंटक प्रतान लिख लो, कंटक स्तंभ कर दो, प्रतान अलग है, कंटक स्तंभ। इनको कहते क्या है? इनको कहते हैं स्टेम थॉर्न। ये रूपांतरण है, यानी कांटों वाले तने। कोई एग्जाम्पल बताओ जो तुम्हारे दिमाग में चलता हो और किसका हो? जिसके तने पे कांटे कांटे हो, जैसे भी बताए हैं मैंने, ठीक है। नंबर 1 तो क्या आ जाएंगे आपके पास? बबूल का क्षेत्र, किक्कर, ठीक है। उसके अलावा जो शाखाएं आगे चलकर जाती है उसमें क्या आएगा आपका? नींबू। उसके अलावा पौधा किसका है? संतरा, ठीक है, बोगनवेलिया। ये जो सारे पौधे होते हैं ये कौन से होते हैं? झाड़, खेजड़ी। ये सारे के सारे किस में आएंगे? कंटक स्तंभ में आएंगे। यानी जिनके तनों पर रूपांतरण किसका पाया जाता है? कांटों का पाया जाता है। नंबर 2, दूसरा आता है स्तंभ प्रतान, स्तंभ प्रतान। ये सबको पता होनी चाहिए। और स्तंभ प्रतान का क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है कि जितने भी अधिपादप होते हैं, जो पादप सहारा लेके चढ़ना चाहते हैं, उनमें खास तौर पर हमारे जो अक्षेत्र में बीजी गई सब्जी, बेल, जैसे क्या तोरी की बेल है, घी की बेल है, ये क्या करती है? ऊपर चढ़ना चाहती है। ऊपर जाना चाहती है तो ध्यान से देखना, इनकी पत्तियों के साथ एक तार सा निकलता है। वो तार क्या कहलाता है? तुम्हारा प्रतान, ठीक है। इसको हम कहते क्या हैं? स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल होती है। तो जो ये प्रतान निकलती है, ये प्रतान कहाँ से पैदा होती है? पत्तियों के साथ फिलामेंट्स होता है, यानी पत्तियों के अक्ष से, पत्तियों के जो अक्ष होते हैं वहां से क्या निकलती है? फिलामेंट, यानी तंतु निकलते हैं। तंतु जो निकलकर सहारा प्रदान करते हैं कि पौधे को, पत्तियों के साथ से निकलकर पौधे को क्या देते हैं? सहारा देते हैं। और खास तौर पे सहारा कौन सा देते हैं? चढ़ने वाला। तो ये आपके पास किस में पाए जाते हैं? तो जो सब्जी वर्ग है, सब्जी वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? कुकर बिटेसी तो कहते हैं। तो कुकर बिटेसी वाले जितने पौधे हैं उनमें आपके पास जो तने का रूपांतरण है वो खास तौर पे किस में होता है? तो तने का रूपांतरण किस में चलता है? प्रतान में चलता है, टेंड्रिल में चलता है। उसके अलावा कुकर बिटेसी के अलावा खास तौर पर किस में देखने को मिलता है? ये अंगूर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अंगूर और कुकर बिटेसी का वर्ग है, उसमें क्या देखने को मिलते हैं? तुम्हें स्तंभ प्रतान देखने को मिलती है। किस के लिए मिलते हैं? लास्ट में लिख रखा है क्या? सहारा। सहारा कौन सा चाहिए? क्लाइंबिंग, यानी आरोहण। तो आरोहण का मतलब होता है चढ़ना। तो चढ़ने वाला सहारा कौन से तने रूपांतरण से मिलता है? उत्तर याद रखना, प्रतान, ठीक है। आगे तीसरे नंबर वाला बड़ा खास है, जो याद रखना है वो आपके पास पर्णकाय स्तंभ। पर्णकाय जो स्तंभ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फाइलोक्लैड। क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में नाम लिखा होता है फाइलोक्लैड, हिंदी वाला नहीं आता। यूं लिखाएगा कि फाइलो, इरादा कै और एक ही मात्रा और डह, तो फाइलोक्लैड ये लिखाएगा। ये क्या जुगाड़ है? किसमें पाया जाता है? होती क्या चीज है? यानी तने का रूपांतरण, कि जो तना है वो बदल जाता है। तने का रूपांतरण किसमें होता है? गोल, या आपके पास बेलनाकार, या आपके पास चपटी पत्तियों में। कि जो तने का रूपांतरण है वो किस में हो जाता है? गोल, बेलनाकार या चपटी पत्तियों में हो जाता है, जिसकी सुरक्षा कांटे करते हैं। तो कांटेदार हो जाती है पत्तियां ये। और ये ज़्यादातर पौधे कौन से क्षेत्र के होते हैं?
रेगिस्तान। तो अब रेगिस्तान के अलावा कोस्टल एरिया में भी पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे सी ओक का नाम आता है पाइन, सी ओक आपका पौधा होता है, वो किस में आता है, पर्णकाय स्तंभ में आता है। अब इनकी पत्तियां कांटेनुमा हो जाती है, कांटेदार हो जाती है, तो ये क्या योगदान देती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो जो आपके पास पर्णकाय स्तंभ के पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कांटेदार या कांटेनुमा होती है, वो योगदान कहाँ देती है, तो जल के बचाव में देती है, जल के बचाव में। यानी वाष्पोत्सर्जन क्या कर देती है, कम, क्योंकि रेगिस्तान में वो पौधे खड़े होंगे जिनको पानी क्या मिल रहा है, कम, तो इसलिए उनके पौधे के हिस्सों से पानी क्या निकलना चाहिए, कम, तो इसलिए वाष्पोत्सर्जन को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्या की जाती है इनके द्वारा, कमी। तो ट्रांसपायरेशन क्या कर दिया जाता है, प्रिवेंट। तो वो आपके पास कौन से पादप स्तंभ का रूपांतरण है, तो वह पर्णकाय स्तंभ का, ठीक है, जिसे कहते हैं क्या है, फाइलोक्लेड। अब इसके उदाहरण आएंगे, तो उदाहरण में नंबर 1 मुझे ये पौधा बताओ जो रेगिस्तान में सबने देखा है, जिसकी गोल गोल या चपटी क्या पत्तियां होती है और जिन पे कांटे होते हैं, देख के आए हो ना, कैक्टस कह दो या नागफनी कह दो, क्या है, कैक्टस, और उसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, नागफनी। यही क्वेश्चन तो बनता है ट्रिपल स्टार वाला, आता है पेपर में, कि जो रेगिस्तान के इलाकों में तने का रूपांतरण चौड़ी गोल बेलनाकार पत्तियों में होती है, जो कांटा नुमा होती है, वो पादप हैं। तो वे पादप कौन से होते हैं, खास तौर पे कैक्टस। दूसरा उदाहरण जो है वो आपके पास क्या है, कैजुराइना। कैजुराइना आपके पास क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग सीओक। कैजुराइना जो है सीओक है, इसी को ही हम साधारण देसी भाषा में एक नाम दे देते हैं, क्या पढ़ के आए हैं, पाइन, ठीक है। तो जो सीओक है, कैजुराइना है, वही हमारे पास क्या, पाइन है। जिनमें आपके पास किस प्रकार के स्तंभ रूपांतरण पाए जाते हैं, तो आपके पर्णकाय स्तंभ पाए जाते हैं, जो बदल जाते हैं, किस में बदल जाते हैं, पत्तियों में बदल जाते हैं, और वो पत्तियां कैसी हो जाती है, कांटेदार। अब बात आती है पर्णाभ, चौथे नंबर वाला आता है पर्णाभ पर्त। पर्णाभ पर्त में आपके पास जो नाम लिखा जाता है क्लेडोड, क्लेडोड, ये भी कैसे होते हैं, ये भी क्या है, कम पानी वाले होते हैं। पर्णाभ पर्त भी क्या होते हैं, कम पानी वाले होते हैं। और इनमें भी इस तरीके से यह है कि जो तना है, तना रूपांतरित होता है किसमें, पत्तियों में, तना पत्तियों में रूपांतरित होता है, और पत्तियां क्या होती है, सल्की, स्केली होती है। पत्तियां जो होती है वो कैसी होती है, सल्की, और सल्की पत्तियों पर एक परत चढ़ जाती है जो किसको रोकती है, वाष्पोत्सर्जन को। तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने वाले स्तंभ पत्ती रूपांतरण कौन से होते हैं, दो ही होते हैं, एक पर्णकाय और एक याद रखना कौन सा, पर्णाभ पर्त। तो यहां भी क्या काम करती है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करती है, यानी यहां पर भी वाष्पोत्सर्जन क्या कर दिया जाता है, कम, यानी पानी की कमी को सही से मेंटेन किया जाता है, किन के द्वारा, इन पादपों के द्वारा जिनमें पर्णकाय स्तंभ होते हैं और पर्णाभ पर्त होते हैं, यानी फाइलोक्लेड होते हैं और क्लेडोड होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल क्या है, खास तौर पर आप लोग बहुत बार पढ़ते हो इसको, और इसका मुख्य एग्जाम्पल क्या आता है, सतावर, ठीक है। जो सतावर है वो इसी में पढ़ा जाता है। सतावर में किस प्रकार के पर्त पाए जाते हैं या पत्तर पाए जाते हैं जो तने से रूपांतरित होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, पर्णाभ पर्त। लास्ट वाला जो रूपांतरण आता है वो आपके पास कौन सा है, वो है आपके पास बुलबिल, यानी जिसे हम क्या नाम देते हैं, पत्तर परकलिका। वैसे मैंने लिखवा रखे हैं, पत्तर परकलिका आया था, कहाँ पढ़ा था आपने, जब हम जनांग पढ़ रहे थे, जनन पढ़ रहे थे पौधों के, जैसे ब्रायोफाइटा पढ़ा था तुमने, तो उस टाइम मैंने पत्तर परकलिका लिखवाया था, जिसको हम कहते क्या हैं, बुलबिल, बुलबिलेट, पप भी कहा जाता है इसको, याद रखना। बुलबिल के अलावा इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या रखा जाता है, पप रखा जाता है। क्वेश्चन आता है पै और पै, इतना ही होता है बस।
अब पै में क्या है, पत्तर, और पै में क्या है, परकलिका, तो पप भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि ये हैं क्या, तो इनमें होता क्या है, तो इनमें आपके पास तने, तने से पत्ती रूपांतरित होकर, तने से पत्ती में रूपांतरित होगा, रूपांतरित होकर एक एक नए कलोन की उत्पत्ति। कि इन पौधों से क्या होती है, एक पत्ती में रूपांतरण होकर उस पत्ती के ऊपर एक नए कलोन की उत्पत्ति होती है। मतलब वो अगर कलोन जैसी धरती पे गिरता है तो क्या पैदा हो जाता है, नया पौधा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कलोन की उत्पत्ति करने वाले जो स्तंभ होते हैं, जो तने होते हैं, वो किस में गिने जाते हैं, पत्तर परकलिका के रूपांतरण में गिने जाते हैं। तो ये सारे रूपांतरण हो गए। उदाहरण जो है वो खास तौर पर आपके घरों में लगा होता है, जो क्या आपका एलोए, एलोए का पौधा पढ़ते आए हो। अनानास देखा है कि कभी, खाया तो है। अनानास अपने यहाँ हो तो जाए, लेकिन क्लाइमेट सूट की प्रॉपर्टी दिक्कत करती है। तो जो आपके एलोए है, अनानास है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है ये पूछा जाता है। तो ये किससे होती है, आपकी पत्तर परकलिका से होती है। रूपांतरण किससे होता है, तना। तो आपने देखा होगा तने से क्या पत्तियां होती है, और पत्तियों के ऊपर ही क्या पैदा होते हैं, कलोन। तो ये कलोन क्या होती है, एक नया पौधा ही पैदा करता है जब इसको अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, और कहाँ पड़े हो, जमीन में। तो वहां से क्या पैदा होती है, एलोए और क्या, अनानास। ठीक है, ये थे सारे के सारे स्तंभ के या तने के रूपांतरण, ये हो गए हमारे पूरे। अब इसके बाद बात आती है नया आगे वाला भाग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पत्ती। क्योंकि हम अकारिकी पढ़ रहे हैं, जड़ हमने पढ़ दी, तना हमने पढ़ दिया, अब कहाँ पहुंच गए हम, पत्तियों पर। तो पत्ती है यानी लीव्स। लीफ की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बताओ कि पत्ती होती क्या है। पत्ती को अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ोगे तुम, पत्ती क्या है, अगर पहले पत्ती क्या है, क्या लिखाओगे। यानी असमान भाग है, जो किससे पैदा होता है, तने या शाखा से पैदा होता है। तने से भी और किससे होता है, शाखा से भी। जो आपके पास असमान भाग, जिसके पास क्या होगा, हरित लवक यानी क्लोरोफिल, उसको हम क्या कहते हैं, पत्ती। तो यानी वह पादप भाग, यानी पौधे का वह भाग, वह पादप भाग जो असमान आकृति का, असमान आकृति का तने या शाखा से उत्पन्न हो, तने से या शाखा से उत्पन्न हो, जिसके पास क्या हो, हरित लवक, उसी को हम क्या कहते हैं, पत्ती कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पत्तियां एक तरह से समान नहीं होती। कैसे भाग होते हैं, असमान। ठीक है, रूप अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए हम सभी पत्तियों का आकार एक नहीं मान सकते। तो इसीलिए तो पत्तियां पढ़ी जाती है सरल और क्या, संयुक्त। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से पढ़ी क्या जाएगी, पेटियोलेट और सेसिल। ठीक है, पुष्प पत्रवृंत और अपत्रवृंत पढ़ी जाती है, तो वो इन्हीं में तो आती है। इसीलिए हमने शब्द क्या लगाया है, असमान आकृति के रूप में होता है, और जिसके पास मुख्य चीज क्या होती है, हरित लवक। तो ये आपके पास पादप के साथ जब जुड़ी होती है तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है बताओ। क्योंकि 5वीं क्लास से पढ़ते आए हो कि पौधों के पत्तियों की मुख्य विशेषता क्या है, ये कैसी होती है, हरी होती है बोला। ठीक है, तो हरी होती है। तो अब हरी क्यों होती है, अब ये पढ़ना है कि पादप की पत्तियां 4वीं और 5वीं तक तो यूं ही पढ़ाया जाता है, हरी होती है। अब आपने ये याद रखना, हरी क्यों होती है। क्या सारी पत्तियां हरी होती है पौधों की, नहीं, क्योंकि गुलाब का पौधा लगभग हर घर में होगा। ठीक है, और उसकी जो नई कलियों की पत्तियां निकलती है वो कभी हरी नहीं होती। ठीक है, वो कैसी दिखती है, पर्पल कलर की दिखती है। तो वो जो पर्पल कलर की दिखती है वो किसके कारण दिखती है, ज़ैंथोफिल। तो इसीलिए याद रखना, खास तौर पर क्वेश्चन ये जरूरी है,
पादप की पत्तियां हरी क्यों होती है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हरित लवक के कारण। तो हरित लवक के कारण यानी क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल जो है आपके पास, उसी के कारण आपकी पादप की पत्तियां कैसी होती है? हरी होती है। कुछ पादप की पत्तियां रंगीन होती है, तो उसमें आपके पास क्या है? कैरोटीनॉइड। और दूसरा वर्ड क्या याद रखना है? ज़ैंथोफिल। ठीक है। अन्य रंग आ जाएं कि कुछ पौधों की पत्तियां अन्य रंगों में भी पाई जाती है, तो अन्य रंग किसके कारण होते हैं? कैरोटीन। और दूसरी चीज मुख्य तौर पर क्या होती है? ज़ैंथोफिल। इनके कारण क्या होती है? पत्तियों के अन्य रंग होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि पत्तियां पीली होकर गिर जाती है, क्यों? देखी होगी, पत्तियां झड़ती भी है। तो क्वेश्चन बड़ा खास है, आया हुआ है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि पादप की पत्तियां पीली होकर शाखा या तने से गिर जाती है या पादप से अलग हो जाती है, क्यों? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो पादप की पत्तियां हैं, पादप पत्तियां पीली होकर गिर जाती है, क्यों? क्योंकि हमने तो पीछे टैग लगाना है, पतझड़ तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, पतझड़ में पत्तियां गिरती है, तो यूं भी तो गिरती है, अकेले पतझड़ में थोड़ी गिरती है। पौधे की पत्तियां लगभग पूरे 12 के 12 महीने गिरती रहती है, कभी भी देख लेना। अब जैसे अब भी क्या आपके घरों में पौधे हैं, तो उसकी कुछ पत्तियां पीली पाएगी, जाके देख लेना, और वो गिरेगी। ठीक है, अब वो पीली होकर गिर रही है, तो क्यों गिरती है? तो आपने जवाब लिखना है हरित लवक के मृत होने पर। हरित लवक के मृत होने पर, यानी जो क्लोरोफिल है वो डेड हो चुका है, उसका वो अब काम नहीं कर रहा, यानी उसकी एक्टिविटी क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। तो उसके कारण पत्तियों में जब कोई प्रोसेस ही नहीं होगी, तो उसकी ग्रीनरी कैसे रहेगी? इसी तरीके से पौधे की अगर प्रोसेस रुक जाए, तो सारा पौधा कैसे दिखता है? पीला, और फिर धीरे धीरे मुरझा के क्या हो जाता है? खत्म। तो यानी वो कारण क्या है? वो कारण है एक ही, हरित लवक के मृत होने पर ये कहानियां होती है। उसके बाद बात आती है कि जो पत्तियां होती है, पत्तियों के भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो पत्तियों के जब भाग के बारे में पढ़ते हो मुख्य तौर पर, तो कोई भी पत्ती है, उस पत्ती के स्ट्रक्चर में आपने बहुत बार चीजें सीखी है। तो कहा जाता है कि पत्ती का वो भाग जो तने या शाखा से जुड़ा होता है, ये क्या कहलाता है? और जो शाखा या तने और पत्ती के आधार के बीच वाला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? दोनों का उत्तर एक ही है। ठीक है, जो तने या शाखा से जोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये डंडी सी नजर आती है ना, पत्ता तोड़ के लाते हो, तो यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ये खेलते तो हैं इसके साथ, पर इनको पता नहीं है ये है क्या, इसीलिए तो पूछता है। इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको पर्णवृंत, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे पेटियोल। कि पेटियोल जो है या पर्णवृंत है, वो कैसा भाग होता है? वो आपके पत्ती के आधार और तने के बीच में होता है। ये आपके पास हिस्सा जो है, ये आपके पास क्या है? पत्ती का आधार, बेस ऑफ लीव। तो पत्ती का आधार और तने को जोड़ने वाला या शाखा को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं पत्तरवृंत, या उसे बोलते हैं पर्णवृंत। दो नाम है, पर्णवृंत के अलावा दूसरा नाम भी याद रख लो, इसी को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं? पत्तरवृंत कहते हैं। अब पत्तरवृंत के साथ अगर पत्ती हो तो उसे क्या कहते हैं, और उसके बिना हो तो क्या होती है? दो तरह की होती है, एक होती है सैवरिंथ, लिख लेना सैवरिंथ, और एक होती है एवरिंथ। ठीक है, तो सैवरिंथ का मतलब होता है क्या? पेटियोलेट। जो पेटियोलेट लीव्स होती है, या आपके पास सैवरिंथ पत्ते होते हैं, वो कौन से होते हैं? जिनमें पत्तरवृंत पाया जाता है, जैसे नीम है, अमरूद है, पीपल है। इनकी पत्तियां तोड़ के देखना,
बीच में क्या मिलेगी तुम्हें? डंडी मिलेगी, आगे क्या होगा? पत्ता होगा। ठीक है, तो वो पत्तियां कैसी होती है? सैवरिंथ होती है, यानी जिनमें पत्रवृंत होता है, जिनमें पत्रवृंत होता है। एग्जाम्पल अगर लिखने हो तो आम की पत्ती ले लो, नीम की ले लो, ठीक है, अमरूद की ले लो, पीपल की ले लो। ठीक है, ये सारी की सारी पत्तियां कौन से एग्जाम्पल में आएंगी? सैवरिंथ में आएंगी। एवरिंथ का मतलब होता है सेसिल। सेसिल का मतलब है जिनमें पत्रवृंत नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल बताओ मुझे, तुम बता पहलवान। जिनमें पत्रवृंत नहीं होता, कि जिनमें पत्रवृंत नहीं होता, कि जिनमें पत्रवृंत नहीं पाया जाता, उनको कहते हैं हम सेसिल। विदाउट पेटियोलेट लीव्स बी आर कॉल्ड एज सेसिल। तो सेसिल तो वो होगी जिनमें पत्रवृंत नहीं होगा। तो आपने देखे होंगे खेती में, कोई तो खेत में गया ही होगा, जब खेती में जाते हैं तो ऐसे बता जिनमें पत्रवृंत नहीं होते। डेली लाइफ की चीज पूछेगा जो तुम्हारी आंखों के सामने होंगी, और वही पूछ रहा है। जैसे आपके पास अब जो फसल निकली है और अब जो बोई जाएगी, खास तौर पर ग्रेमिनी परिवार वाली, वो सारी की सारी किसमें आती है? एवरिंथ में। गेहूं है, गन्ना है, मक्का है, बाजरा है। पत्ती देख लेना, कभी भी सैवरिंथ नहीं होती। अलग करते हैं तो तने से अलग होती है, तना दिखता है सीधा। ठीक है, तो वो पत्तियां कैसी होती है? एवरिंथ वाली होती है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेसिल कहते हैं। उनमें बीच में डंडी नहीं होती, कभी भी देख लेना। ठीक है, साथ में एन्वेलोप बना होता है जो किससे चिपका होता है? तने से। तो तने से अलग होता है, उसकी कोई प्योर डंडी नहीं होती, वो होती है एवरिंथ। और जिसमें डंडियां होती है वो क्या होती है आपके पास? सैवरिंथ। उसके बाद आता है हमारे पास ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरी पत्ती का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पत्ती का चपटा भाग क्या कहलाता है? जो हरित लवक को लिए बैठा है, इसे कहते हैं पत्तर फलक। पत्तर फलक, या इसे इंग्लिश में अगर वर्डिंग दी जाए तो इसे बोलते हैं लीफ ब्लेड। और लीफ ब्लेड के अलावा दूसरा नाम जो लिया जाता है वो लिया जाता है लैमिना। ठीक है, पत्तर हस्त कहते हैं इसे। अगर हम संस्कृत भाषा के शब्दों से जोड़ें तो पत्तर हस्त क्या कहलाता है? पत्तर फलक को ही कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो इसको एक नाम और दिया जाता है, क्या? पत्तर हस्त। ठीक है, ठीक है, तो पत्तर हस्त, पर्ण हस्त क्या चीज होती है? पत्तर के फलक को ही कहते हैं। पत्ती का जो मुख्य रूप होता है उसे कहते हैं, जो एक तरह से किससे संयोजित होता है? इसमें एक लंबी सीधी या टेढ़ी मेढ़ी रेखा सी निकलती है, और जो इसके एपेक्स तक जाती है, सिरस तक जाती है, उसे क्या कहोगे? तो ये बीच वाली रेखा है जो एक तरह से इसकी रीढ़ की हड्डी का काम करेगी, इसे कहते हैं मिड रिब। क्वेश्चन आया हुआ है कि बीच वाली विन्यास क्या कहलाती है? बीच वाली सिरा क्या कहलाती है? इसे कहते हैं मध्य सिरा। हिंदी में नाम दिया जाता है मध्य सिरा। तो पत्ती के बीचों बीच जो सिरा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिड रिब, या उसे क्या कहते हैं? मध्य सिरा। और ये जो इसके अंदर बहुत सारी सफेद या भूरे रंग की संरचनाएं पाई जाती है, ये भी क्या कहलाती है? सिराएं, वीन्स होती है। कि जो इनमें जाल सा बिछा होता है, इसको कहते क्या? इसे कहते हैं सिरा विन्यास। यानी ये जो पूरा बिखराव है अंदर का, इनको हम किस नाम से जानते हैं? सिरा विन्यास। यानी वीन स्ट्रक्चर। तो वीन्स की जो स्ट्रक्चर बिखरी है, ये क्या काम करती है? क्वेश्चन आता है कि पत्तियों में सिरा का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या कहोगे कि पत्ती में या पत्तियों में सिराओं का कार्य क्या होता है? चलो ये बताओ आप मुझे कि जो वीन्स वर्किंग होती है वो क्या होती है? पत्तियों में ये सिराएं क्या काम करेगी? अब ऐसे ही हमारे अंदर भी तो वीन्स हैं, हमारे अंदर भी तो सिराएं हैं बहुत सारी। कहते हैं ना वो पतली पतली नाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये भी वीन्स का ही काम कर रही है। क्या काम कर रही है हमारे अंदर? ब्लड वीन्स है जो इंटेस्टिनल प्रॉपर्टी से एसोसिएट करती है। तो वो क्यों जुड़ी हुई है वहां?
आपकी छोटी आंत के साथ छोटी छोटी रक्त सिराएं जुड़ी होती है, ब्लड वेन्स जुड़ी होती है, वो क्या काम करती है? अपना तो सोच लो थोड़ा, उतना ही बहुत है। क्या काम करती है तू बता? ब्लड को लेके जाती है। क्या करती है? भोजन का अवशोषण। ठीक है कि आंत के साथ जो ब्लड वेन्स जुड़ी हुई है वो असली मुख्य कार्य क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है वहां से, कि जो पोषक तत्व हमें मिले हैं, पोषक चीजें हमें मिली है, जो फूड के डाइजेशन के बाद उनको क्या करती है? सक करती है विद एल्वियोलाई के साथ, सॉरी विद विलई के साथ। ठीक है, जो आपके पास सूक्ष्मांकुर होते हैं। वैसे ही पत्तियों में भी तो सिराएं हैं। पत्तियां क्या काम करती है? भोजन को बनाने का। तो यानी जो भोजन के आदान प्रदान की और जल के क्या है? वाष्पोत्सर्जन और क्या जल को ग्रहण करने और वायु को अवशोषित करने का जो कार्य होता है वो सारा का सारा किन के थ्रू हो रहा है? सिराओं के द्वारा। तो इनका मुख्य जो कार्य है, नंबर 1 पानी के वहन यानी जल का वहन करती है, और नंबर 2 मुख्य तौर पर किसका वहन करती है? ये भोजन का। तो जल और भोजन का वहन करती है कौन? आपके पास सिराएं। ठीक है, ये मुख्य कार्य होता है सिराओं का, वेन्स का। उस प्रकाश तो संश्लेषण करेगा ना, फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोफिल में होगा। जो बढ़ गया माल पानी उसको लेके जाएगी कौन? आपके पास सिराएं। सिराएं किसको देगी? आपके पास फ्लोएम। फ्लोएम ट्रक लोड करके कहाँ लेके जाएगा? पौधे के अन्य भाग तक। उसके बाद बात आती है हमारे पास कि ये जो आखिरी हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं? पत्ती के लिए इसे हम क्या नाम देते हैं? एपेक्स, सिरस। कि पत्ती का आखिरी छोर क्या कहलाता है? ये पूछा जाता है। तो पत्तियों का जो आखिरी छोर होता है, आखिरी हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं? आप सिरस। हिंदी में बोलते हैं सिरस, इंग्लिश में वर्ड क्या दिया जाता है? एपेक्स। ये वर्डिंग याद रखनी है। इतनी ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो पत्ती के बारे में पूछी जाएगी। अब बात आती है पत्तियों के प्रकार। पत्तियों के प्रकार अगर पूछे तो आपके पास कितनी होती है? 2 ही होती है। आपने 2 प्रकार की याद रखनी है। 2 में कौन सी? एक तो होती है सरल और एक कैसी होती है? मिश्रित। नंबर 1 याद रखनी है सरल पत्ती। सरल पत्ती का मतलब है सिंपल लीव्स, कि जो आपके पास बिल्कुल सिंपल लीफ हो वो आपके पास सरल पत्ती है। और दूसरी आपके पास कैसी होगी? कंपाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित। मिश्रित पत्ती, या एक नाम और दिया जाता है हिंदी में इसे, वो दिया जाता है संयुक्त पत्ती। और इंग्लिश में वर्डिंग क्या आपके पास एक ही है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल, सरल पत्ती में जो साधारण पत्तियां होती है, कैसे? जिनमें काट ना हो। कई बार आपने देखा होगा सिंपल क्या होती है? एक ही लेमिना के साथ पत्ती होती है। ये आपके पास कैसी होती है? आपकी सरल पत्ती है। ठीक है। दूसरा, आपने कई बार सैतूत में पत्ती देखी होगी, यूं इस शेप में होती है, और इसमें लेमिना भी क्या होते हैं? अलग अलग बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसी पत्तियां होती है। ये कौन सी होती है? मिश्रित, या क्या होती है? संयुक्त। दूसरा, किक्कर में देखा होगा, यूं एक ही पत्ता निकलता है और फिर क्या है? यूं शेप होती है। छुईमुई देखी होगी, छुईमुई की एक पत्ती निकलती है और उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पत्थर। ठीक है, तो वो पत्तियां आपके पास कौन सी होती है? सारी की सारी संयुक्त। और सरल पत्ती क्या होती है? जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक लेमिना हो, जिसमें कोई काट ना हो। कहां से लेकर? पत्ती के आधार से लेकर सिरस तक। पत्ती के आधार से सिरस तक कोई काट ना हो तो उसे कौन सी पत्ती कहोगे? सरल पत्ती। और मिश्रित पत्ती क्या होगी? जिनमें आधार से लेकर सिरस तक जाओगे तो क्या मिलेंगे तुम्हें? काट ही काट मिलेंगे। और वो काट कहां तक जा सकते हैं? मध्य सिरा तक भी जा सकते हैं। जैसे इस पत्ती की मध्य सिरा जा रही है और ये सारे काट बने हुए हैं, तो ये किस में पाई जाती है? बबुल। तो संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती कहां मिलती है? जैसे आपके पास एग्जाम्पल लिखा था आपने, कौन सा? आम। आम पत्ती होती है, मतलब साधारण पत्ती होती है, किसमें मिलेगी? आम। उसके अलावा ए में क्या है? अमरूद। इसी तरीके से क्या है? पीपल। तो ये पत्तियां कौन सी होती है? आपकी सरल। सैतूत की पत्ती देखी होगी आपने, मलबरी की। सैतूत तो है अपने पास में,
ठीक है। तो सहतूत या मलबरी की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है आपके पास, मिश्रित। और खास क्वेश्चन तो ये याद रखना है, कौन सा, बबुल भाई साहब, ठीक है। और बबुल भाई साहब क्या हो जाता है, छुमंतर। तो दूसरा क्या है, छुई और मुई। सेंसिटिव जो प्लांट की लीव्स होती है वो कैसी होती है, यही क्वेश्चन तो आता है कि जो छुई मुई में पत्तियां पाई जाती है वो कौन सी होती है। तो छुई मुई की पत्तियां कौन सी होती है आपकी, मिश्रित होती है। अब इसमें क्वेश्चन यूं नहीं आएगा सीधा कि छुई मुई पादप से मिलने वाली पत्तियां इस प्रकार है, ठीक है। तो वो सुवृंत और मिश्रित होती है, अवृंत और मिश्रित होती है, ठीक है। सवृंत और सरल होती है, अवृंत और सरल होती है, ठीक है। यूं लोकल क्वेश्चन नहीं देगा कि आपने क्या है टॉफी वाला कागज उतारा और टॉफी खा ली, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मशक्कत करने वाली चीज देगा। तो इसीलिए मैंने तुम्हें टैग दिया था सवृंत और अवृंत। जो पत्तियां होंगी उनमें क्या मिलेगी आपको, डंडी मिलेगी, जो आपकी शाखा या तने से क्या है बाहर निकलेगी। तो ये पत्तियां जो है इनमें क्या आपने डंडियां देखी होगी। किकर का पत्ता तोड़ोगे तो उसमें क्या होता है, आपकी पेटियोलेट होती है। पेटियोलेट का मतलब है उसमें आपका वृंत पाया जाता है। गन्ने वाली, गेहूं वाली, बाजरे वाली, मक्के वाली आ जाए तो वो आपकी पत्तियां कौन सी होती है, अवृंत और सरल होती है। काट नहीं होते उनमें, सीधी होती है बिल्कुल। बस उसमें क्या नहीं पाया जाता, वृंत नहीं पाया जाता, इसलिए टैग क्या लगता है, अवृंत और क्या होती है, सरल। आम वाली पूछ ले तो कैसी बताओगे, सुवृंत भी है और कैसी है, सरल भी। सहतूत वाली पे आ जाए तो क्या बताओगे, सुवृंत तो है और कैसी है, मिश्रित है, ठीक है। ये लो आज के लिए इतना।